सल्यूट फाइटर्स। एक छोटे से टॉपिक के संग आया हूँ रिवीजन के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल ट्रस्ट एंड एमपीज एमएलएज के टैक्सेशन के ऊपर। बहुत स्मॉल टॉपिक है, बहुत क्विकली इसका रिवीजन खत्म करेंगे अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस, जिससे कि आपको इतने से बस खाली क्वेश्चंस देखने होंगे एंड दिस टॉपिक विल बी डन। बहुत ही कम टेस्ट किया जाता है, अगर आएगा भी तो एमसीक्यू के अंदर ही इसके पूछने के चांसेस है। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट इट। देखो, पॉलिटिकल पार्टी के केस में सेक्शन 13A ये बोलता है कि अगर सर्टेन कंडीशंस है, प्रिसाइसली 6 कंडीशंस है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, अगर वो 6 कंडीशंस मीट हो जाते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी की सारी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। व्हाट डू वी मीन सारी इनकम? देखो, पॉलिटिकल पार्टी को ब्रॉडली 5 ही टाइप के इनकम हो सकते हैं। देखो, सैलरी इनकम तो पॉलिटिकल पार्टी को हो नहीं सकता है, उसके अलावा क्या, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेंस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, पीजीबीपी। तो जो पहले 3 है, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेंस एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये तीनों एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन पीजीबीपी इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी। नाउ पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशंस एंड कंट्रीब्यूशंस मिलते हैं, अगर आपने वो कंडीशंस 6 कंडीशन सेटिस्फाई कर लिए तो वो भी जो आपको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस रिसीव हुए सब के सब एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। व्हाट आर दो 6 कंडीशंस? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यू मस्ट मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ताकि एओ आपकी इनकम कंप्यूट कर पाए। अब अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए तो उनकी ऑडिट भी कराइए बाय अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट। तीसरी बात, आपको रिटर्न जो है ड्यू डेट तक में फाइल करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय रिकॉर्ड्स? नेम्स एंड एड्रेसेस, किन के, क्या हर पर्सन जिसने डोनेशन दिया उसके? नहीं, किसी ने भी जिसने मोर देन 20,000 का डोनेशन दिया है उसके आपको नेम्स एंड एड्रेसेस मेंटेन करने पड़ेंगे। लेकिन प्लीज़ याद रखिएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स आया ही था एनोनिमिटी के लिए, तो ये कंडीशन अगर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन आया है तो उसके लिए अप्लाई नहीं करता है। एंड फिफ्थ कंडीशन इज, अगर कैश में डोनेशन मिला है तो इट शुड नॉट एक्सीड 2,000, यानी कि मैक्सिमम 2,000 रुपीज़ तक का डोनेशन कैश में मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। इससे अगर हायर डोनेशन लेना है तो वो बैंकिंग चैनल से आना पड़ेगा या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड से आना पड़ेगा। एक 6th कंडीशन और होती है कि जो पॉलिटिकल पार्टी का ऑथोराइज्ड पर्सन है उसने सेक्शन 29C के सबसेक्शन 3, इनकम टैक्स एक्ट के नहीं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के हिसाब से एक स्टेटमेंट फर्निश किया है। अगर ये 6 कंडीशंस मीट हो जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, आपका जो भी पॉलिटिकल पार्टी का इनकम है अदर देन पीजीबीपी, बिकॉज पीजीबीपी विल ऑलवेज बी टैक्सेबल, सब कुछ एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्विकली एक हम लोग इलस्ट्रेशन करेंगे और उस इलस्ट्रेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस लाइन का मैंने मतलब क्या दिया। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उसके इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी का सारा इनकम जो है टैक्स हो जाता है। लेकिन जो इलस्ट्रेशन मैं कराऊंगा, इंस्टीट्यूट उसके अंदर क्या करती है, 2 ऑल्टरनेट व्यूज़ देती है, आपको कौन सा करके आना है और इम्प्लीकेशन क्या है सब डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हर आदमी पार्टी इलेक्शन कमीशन के संग रजिस्टर्ड है, इनकी जो डिटेल्स है फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 वो हम लोगों को दी हुई है। देखो, इनको रेंट मिला है हाउस प्रॉपर्टी का, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी थी, इंटरेस्ट मिला है इनको अपने डिपॉजिट्स के ऊपर। फिर देखो, इनको 100 पीपल से कंट्रीब्यूशन आया है 23,000 ईच का, एंड इन लोगों ने अपने डिटेल्स नहीं दिए हैं। इनको फिर 10 रुपीज़ ईच करके कंट्रीब्यूशन आया है कैश में 1,20,000 मेंबर्स से, एंड इनके कोई कैफेटेरिया रन होती है इनके पार्टी के ऑफिस में, उसका इनका नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं कि एक एक कौन से हेड का है, ये हमारा हाउस प्रॉपर्टी का है, ये हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का है, ये हमारा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, ये भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, ये है हमारा पीजीबीपी। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट कंप्यूट टोटल इनकम विथ रीजंस फॉर इंक्लूजन और अदरवाइज। अब सुनिए, हमारा एक कंडीशन क्या था, एक कंडीशन था कि अगर मोर देन 20,000 का डोनेशन मिल रहा है या वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन एज यू कैन से इट, तो उस केस में हम लोगों को नेम्स एंड एड्रेसेस डोनर्स के मेंटेन करने होंगे। मगर ये जो है ये उस कंडीशन को वायलेट कर दे रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर मोर देन 20,000 मिला है, वो भी एक नहीं 100 जन से मिला है और हमने उनके डिटेल्स नहीं मेंटेन किए हैं। तो इस केस में पता है क्या होगा, इंस्टीट्यूट का फर्स्ट व्यू यही है कि हम लोग सारे के सारे इनकम जो है उनको टैक्स कर देंगे। दैट मीन्स अगर मैं आपसे टोटल इनकम बोलूँ तो टोटल इनकम विल बी 9 लाख प्लस 7 लाख प्लस 23 प्लस 12 प्लस 4 रिस्पेक्टिव हेड्स में, दैट्स इट। लेकिन 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 एक ऑल्टरनेट व्यू इंस्टीट्यूट खुद देती है, और वो ऑल्टरनेट व्यू क्या है, आप दोनों में से कोई भी एक करके आओ। मैं प्रेफर करूंगा कि जहां पर कोई भी एक कंडीशन वायलेट हो जाए, फॉर एग्जांपल ये वाली कंडीशन इस केस में वायलेट हो गई
तो आप सारे के सारे इनकम्स को टैक्सेबल कर दो। आप दोनों व्यूज़ लिखना मत, एग्जाम में टाइम मत वेस्ट करना। अगर क्वेश्चन आता है तो कोई भी एक व्यू लगे। दूसरी व्यू इंस्टीट्यूट जो खुद देती है, वो इंस्टीट्यूट ये बोलती है कि ठीक है, अगर आपने डोनेशन से रिलेटेड कंडीशन वायलेट की है तो उस केस में हम सिर्फ और सिर्फ डोनेशन वाले जो इनकम है उसको टैक्स करेंगे, बाकी इनकम को एग्जेम्प्ट छोड़ देंगे। यानी कि ऑल्टरनेट व्यू जो इंस्टीट्यूट लेती है उसके अंदर ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये 23 लाख टैक्स होगा, 12 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों एग्जेम्प्ट हो जाएगा? बिकॉज इवन दो कैश में मिला है लेकिन इंडिविजुअली 2000 एक्सीड नहीं हुआ है, 10 रुपीज़ है इंडिविजुअली। सो टोटल नहीं देखना है, इंडिविजुअली देखना है। एंड लास्ट पीजीबीपी तो चाहे आपने कंडीशंस मीट किए हो नहीं किए हो हमेशा ही टैक्सेबल होगा। तो अगर आप ऑल्टरनेट व्यू लेते हो तो टोटल इनकम आएगी 23 लाख प्लस 4 लाख विच इज़ 27 लाख। और अगर आप ऑल्टरनेट व्यू नहीं लेते हो यानी कि आप प्लेन वनीला व्यू लेते हो कि कोई भी कंडीशन अगर वायलेट हुई तो हम सारे के सारे इनकम टैक्सेबल करेंगे, तो उसके अंदर सबका सम टोटल करके टोटल इनकम आएगी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, इलेक्टोरल ट्रस्ट का टैक्सेशन, जो कि वेरी नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 13B। देखो इलेक्टोरल ट्रस्ट क्यों बनाया गया था? इसलिए बनाया गया था कि इलेक्टोरल ट्रस्ट को लोग डोनेशन दे देंगे एंड देन द इलेक्टोरल ट्रस्ट विल डोनेट इट टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को, सीबीडीटी ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया है कि अगर आप इलेक्टोरल ट्रस्ट को भी डोनेशन देते हो तो भी आपको जो 80 GGB है उसके अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा। अब सुनिएगा, इलेक्टोरल ट्रस्ट को जो भी डोनेशंस मिलेंगी क्या वो उनके हाथ में टैक्स होंगी या फिर वो एग्जेम्प्ट होंगी? तो एग्जेम्पशन का जो क्राइटेरिया है ये सॉर्ट ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए हमने जैसा पढ़ा था समवॉट सिमिलर है। देखो नाम में भी ट्रस्ट आ रहा है। चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए कंडीशन क्या था कि उसे 85% अपने इनकम को अप्लाई करना पड़ता है टुवर्ड्स द चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। यहाँ पर इलेक्टोरल ट्रस्ट का पर्पस क्या है? इलेक्टोरल ट्रस्ट का पर्पस है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग देना। तो नियम ये बोलता है कि आपका जो भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आया ये एग्जेम्प्ट तभी होगा जब आप एटलीस्ट 95%, चैरिटेबल ट्रस्ट के केस में हम 85% करते हैं, यहाँ पर होगा कि एटलीस्ट 95% अपने एग्रीगेट डोनेशंस का आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है। किन्हें? रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया है। बाकी जो भी आपकी इनकम है अदर देन योर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, से फॉर एग्जांपल यू हैव अर्नड सम इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स और एनीथिंग, वो सब के सब आपके टैक्स होंगे, उनके ऊपर कोई नहीं है। लेकिन जो डोनेशंस आएंगे उसका अगर आपने एटलीस्ट 95% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपको एग्जेम्प्ट हो जाएंगी टोटल डोनेशंस। अब सुनिएगा, पॉलिटिकल इलेक्टोरल ट्रस्ट को अपने अफेयर्स मैनेज करने के लिए भी कुछ पैसे चाहिए, तो हमने बोला मैक्सिमम जो आप अपने अफेयर्स मैनेज करने के लिए स्पेंड कर सकते हो दैट हैज़ टू बी लोअर ऑफ व्हाट? नंबर 1, अगर 95% आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 5% ही आप मैक्सिमम स्पेंड कर सकते हो वो। एंड दूसरा पता है क्या? दूसरा एक क्वान्टिटेटिव थ्रेशोल्ड है कि अगर आपका फर्स्ट ईयर है तो 5 लाख और सब्सिक्वेंट ईयर है तो 3 लाख। यानी कि मैक्सिमम जो आप स्पेंड कर सकते हो अपने अफेयर्स को मैनेज करने के लिए एज एन इलेक्टोरल ट्रस्ट, it is 5% of total donations received during the year or rupees 5 lakh 3 lakh as the case may be, whichever is lower। अच्छा, 95% आपको किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूट करना है? तो सुनना, जो करंट ईयर डोनेशन आए वो, प्लस अगर कोई पुराने सालों का सरप्लस था वो, माइनस जितना आपने स्पेंड किया है विद इन द लिमिट्स उतना। क्या बोला मैंने? करंट ईयर जितने डोनेशन आए प्लस जितना आपका ब्रॉड फॉरवर्ड सरप्लस था वो, माइनस जितना आपने अपने अफेयर्स को मैनेज करने के लिए स्पेंड किया है विद इन द लिमिट उतना। एक इलस्ट्रेशन कराऊंगा, उसके पहले 2-3 पॉइंट्स टू नोट। देखो सबसे पहला बात, डोनेशन कभी भी इलेक्टोरल ट्रस्ट एक्सेप्ट करेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग चैनल से ही करेगी, कैश से नहीं कर सकती है। पॉलिटिकल पार्टी अप टू 2000 रुपीज़ तक कैश से एक्सेप्ट कर सकती है, एक पर्सन से इलेक्टोरल ट्रस्ट नहीं कर सकती है। दूसरी बात, इलेक्टोरल ट्रस्ट या तो इंडियन सिटीजन से एक्सेप्ट करेगी या फिर कोई कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया उससे रजिस्टर करेगी या फिर कोई अदर पर्सन जो कि रजिस्टर्ड इन इंडिया, फर्म, HUF, AOP, BOI, उन्हीं से करेगी। यानी कि वो किन से नहीं एक्सेप्ट कर सकती है? तो कोई इंडिविजुअल जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है उससे एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, किसी दूसरे इलेक्टोरल ट्रस्ट से एक्सेप्ट नहीं कर सकती। यानी कि एक इलेक्टोरल ट्रस्ट अगर दूसरे इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दे तो उसके ऊपर कोई एग्जेम्पशन नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी से एक्सेप्ट नहीं कर सकती है और किसी भी फॉरेन एंटिटी से एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। अच्छा, एक इलस्ट्रेशन हम लोग करेंगे
एंड उस इलस्ट्रेशन के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूँ। देखो, ये कोई इलेक्टोरल ट्रस्ट का इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है। इनको डोनेशन आई 21 करोड़ की और इन्होंने इंटरेस्ट रिसीव किया 45 लैक्स। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमें एग्जामाइन करना है कि क्या एग्जामेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन क्या, सिचुएशन नंबर 1 कि इन्होंने 20 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किया है एंड सिचुएशन नंबर 2 है इन्होंने 19 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओके, लेट्स फर्स्ट टेक सिचुएशन नंबर 1। देखो, सिचुएशन नंबर 1 में हमारा क्या हो रहा है कि हमें डोनेशंस कितनी आई है, हमें डोनेशंस आई है ₹21 करोड़ की और हमने डिस्ट्रीब्यूट कितना किया है, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ₹20 करोड़। तो क्या ये 95% है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। तो यस, ये आपका है 95.23%, यानी कि आपका एटलीस्ट 95% डिस्ट्रीब्यूट करने वाला कंडीशन मीट हो गया। अगर ये मीट हो गया है तो आपकी जो एंटायर डोनेशंस है ना 21 करोड़ की, ये क्या है, ये एग्जेम्प्ट है इन द प्रीवियस ईयर 25-26। हाउएवर जो इनका इंटरेस्ट का इनकम है जो कि डोनेशन नहीं है, इन्होंने डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट कमाई है 45 लैक्स की, ये क्या है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्स होंगी, उसके ऊपर कोई एग्जेम्पशन नहीं है। याद रखना, अगर आपने 95% डिस्ट्रीब्यूट किया है तो वो आपको डोनेशंस को एग्जेम्प्ट करती है, अदर इनकम को नहीं करती है। अदर इनकम तब भी टैक्स ही होंगे। सिचुएशन नंबर 2, हमें डोनेशंस कितनी आई है इस साल, हमें आई है 21 CR की, लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूट कितना किया है, हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो किया है हमने 19 CR। तो अगर हमने 19 CR डिस्ट्रीब्यूट किया है तो परसेंटेज कितना हो गया, डेफिनेटली लेस देन 95% तो है ही, इट इज़ 90%। दैट मीन्स एंटायर डोनेशन ऑफ ₹21 करोड़ टैक्सेबल हो जाएगा। नीडलेस टू से इंटरेस्ट जो आपका 45 लैक्स का था, ये तो ऑब्वियसली आपका पहले भी टैक्सेबल था, अभी भी टैक्सेबल ही रहेगा। क्लियर है। अब सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट आगे का और है कि अब देखो अगले साल उसको 50 करोड़ की डोनेशन आई, तो क्या ये 50 करोड़ की डोनेशन के ऊपर टैक्स होगा कि नहीं होगा। तो सुनना, सिचुएशन नंबर 1 के अंदर देखो क्या होगा वो समझो। सिचुएशन नंबर 1 के अंदर अगले साल की डोनेशन कितनी है, 50 CR, और प्रीवियस ईयर का सरप्लस कितना है, ब्रॉड फॉरवर्ड आपका सरप्लस कितना है। तो देखो, हम लोगों ने 21 में से 20 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, 1 CR बचा था, तो हमारा सरप्लस कितना है, 1 CR है। क्वेश्चन ने आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया स्पेंड के बारे में तो खुद से चला के स्पेंड का इन्फॉर्मेशन मत निकालना। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ स्पेंड के बारे में तब निकालना कि मैक्सिमम स्पेंड कितना हो सकता है, 5% और 5 लाख 3 लाख विच एवर इज लोअर, और उतना माइनस कर देना, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ने स्पेंड का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो मत करना। तो देखो यहाँ पर हमें स्पेंड का इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमने क्या बोला, हमने बोला 51 करोड़ है केस 1 के हिसाब से, पिछले साल का 1 करोड़ का सरप्लस और इस साल का 50 करोड़ का डोनेशन, इसका 95% कितना होता है, यानी कि 51 का 95% होता है कि कम से कम अगर ये ट्रस्ट 48.45 CR का डोनेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दे अगले साल तो उसके पूरे 50 करोड़ के डोनेशन का टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एंड सिचुएशन नंबर 2 में क्या हो रहा है, देखो डोनेशन कितने आए नेक्स्ट ईयर में, अगेन 50 करोड़ आए, लेकिन अभी भी इवन दो पिछले साल आपने पूरे 21 करोड़ के ऊपर टैक्स पे किया था, लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड सरप्लस आपको अभी भी निकालना पड़ेगा, आपको अभी भी निकालना पड़ेगा। बिकॉज लॉ क्या बोलता है, लॉ बोलता है कि अगर आपने कुछ भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड छोड़ दिया था पिछले साल, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके ऊपर टैक्स लगा था कि नहीं लगा था, अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपके डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट के अंदर उसको लाना पड़ेगा। तो देखो आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड कितना था, 2 CR, तो आप 2 CR ऐड करो। अगेन आपके पास स्पेंड का अगर डिटेल्स नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो कुछ भी माइनस मत करना, 52 CR। तो अगले साल अगर आपको इस 50 CR के डोनेशन का टैक्स एग्जेम्पशन एंजॉय करना है तो यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप 52 CR का 95% यानी कि 49.4 करोड़ का डोनेशन डिस्ट्रीब्यूट करो। क्लियर है, इतना ही सिंपल है आपका इलेक्टोरल ट्रस्ट भी। और अब एक छोटा सा पार्ट मैं डिस्कस कर लेना चाहता हूँ बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज से लिंक्ड ही है वो, विच इज़ टैक्सेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट MLAs MPs। बहुत सिंपल है, इनको जो देखो
मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से अलावेंसेस, क्या ये सैलरी में बोला जा सकता है? दी आंसर इज़ नो। कन्फ्यूज़ हो जाते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उसको दिमाग में रखने का तरीका क्या होता है। दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉट अपॉइंटेड पीपल। सैलरी उसको मिलता है जिसको किसी ने अपॉइंट किया। जो इलेक्ट होकर के आते हैं उनको जो मिलते हैं वो पीजीबीपी भी आप नहीं कह सकते हो क्योंकि वो बिजनेस नहीं कर रहे। सैलरी नहीं कह सकते हो तो किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। अब सुनना, इनके लिए जो भी अलावेंसेज आते हैं, कुछ कुछ अलावेंसेज सेक्शन 1017 के अंदर एग्जेम्प्ट होते हैं। ये अलावेंसेस कौन से हैं? तो देखो, जो इनको डेली अलावेंस मिल रहा है या फिर इनको कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस मिल रहा है ना, सिर्फ यही एग्जेम्प्ट होता है। बाकी के जितने भी इनके अलावेंसेज है, फॉर एग्जांपल बेसिक वे, टेलीफोन अलावेंस, इलेक्ट्रिसिटी अलावेंस, एवरीथिंग टैक्स होता है। कौन से दो अलावेंस एग्जेम्प्ट होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस, डेली अलावेंस। इसके अलावा जो बाकी सारे अलावेंसेस अगर इनको मिल रहे हैं, दे आर टैक्सेबल। एक इलस्ट्रेशन सिंपल सा है, सॉल्व करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि 1017 का इंटरप्ले 115 बीएससी एंड अदर देन 115 बीएससी में कैसे होगा। एंड नीडलेस टू से कि एमपी या एमएलए इंडिविजुअली होगा, तो जो भी आपको ऑल्टरनेट टैक्स रजीम का सेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ 115 बीएससी है और कोई सेक्शन आपको देखना नहीं है। देखो, मिस्टर मुकुल एक इंडिविजुअल है जिनकी एज 68 ईयर्स है। ये यूपी के एमएलए हैं और इन्होंने ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिसीव की है, हमें इनकी टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। देखो, इनको क्या मिला है? बेसिक पे मिला है, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस मिला है, टेलीफोन अलावेंस मिला है, इलेक्ट्रिसिटी अलावेंस मिला है। अब इनके पास कोई नोएडा के अंदर घर भी है जिसके ऊपर इनको रेंट भी मिल रहा है, म्यूनिसिपल टैक्स इनका टेनेंट पे कर रहा है, इंटरेस्ट ये खुद पे कर रहे हैं जो इन्होंने अमाउंट बोरो किया था घर खरीदने के लिए। इनकी एग्रीकल्चरल इनकम भी है। एक टिपिकल पॉलिटिशियन की वर्क प्रोफाइल हमने देख ली। अब देखते हैं इनकी टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकाली जाएगी। देखो, अगर मैं बोलूँ कि इनके केस में हम लोगों को सबसे पहले क्या समझना है? हम लोगों को सबसे पहले समझना है कि क्वेश्चन ने हमें नहीं बताया और मैंने जानबूझ के क्वेश्चन ऐसे रखा है कि 115 बीएससी अदर देन 115 बीएससी मैं आपको दोनों करके दिखा दूँ। तो देखो, सबसे फर्स्ट हम लोग एक बार अदर देन 115 बीएससी यानी कि ऑप्ट आउट कर लेते हैं। तो अगर हम लोग ऑप्ट आउट कर लेते हैं तो देखो क्या क्या होगा। सबसे पहला इनका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल लेते हैं। कितना है? तो देखो, 50,000 पर मंथ का इनको रेंट मिल रहा है फॉर 10 मंथ्स, क्योंकि 2 महीने इनका वेकेंट था। तो अब इनके केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी? 50,000 इंटू 10 यानी कि 5 लाख। ओके, अच्छा, म्यूनिसिपल टैक्सेस क्या हम लेस करेंगे? देखो, म्यूनिसिपल टैक्सेस नहीं लेस करेंगे बिकॉज ये टेनेंट ने पे किया है, लैंडलॉर्ड ने नहीं पे किया, मिस्टर मुकुल ने नहीं पे किया है। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस हम नहीं लेस करेंगे। तो एनएवी भी इनके केस में 5 लाख की ही आ गई। अब इसमें से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे विच इज़ 1,50,000 एंड इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है घर को, जो लोन इन्होंने बोरो किया था फॉर बाइंग दी हाउस, विच इज़ 24B के अंदर इसका डिडक्शन जाएगा। हाउ मच? 45,000। ओके, अगर इतना है तो इनका देखो क्या आया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया 3,05,000। अच्छा, अब इनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या क्या जाएगा? तो देखिए, इनके केस में बेसिक पे इनको मिल रहा है। बेसिक पे कितना है? 10,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स विच इज़ 1,20,000। ओके, नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस मिल रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस सेक्शन 1017 के अंदर एग्जेम्प्ट होता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस को हम लोग नहीं लेंगे। टेलीफोन अलावेंस एग्जेम्प्ट नहीं होता है, तो टेलीफोन अलावेंस को हम लोग ले लेंगे। हाउ मच इज़ टेलीफोन अलावेंस? 11,000 पर मंथ 12 महीने के लिए, मतलब 1,32,000। एंड फिर इनको इलेक्ट्रिसिटी अलावेंस भी मिल रहा है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी अलावेंस मिल रहा है 8,000 पर मंथ, लेकिन मई 2025 से है, तो यानी कि 11 महीने के लिए है विच इज़ 88,000। तो अब अगर मैं इनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऐड करूँ तो 132 प्लस 8 140 220 3,40,000। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि इनकी टोटल इनकम कितनी है, तो इनकी टोटल इनकम है 6,45,000। ऑलवेज रिमेंबर, एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो हम लोग टोटल इनकम के कंप्यूटेशन में नहीं लेते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम को हम लोग टोटल इनकम के कंप्यूटेशन में नहीं लेते, लेकिन जब टैक्स पे करना रहेगा तो हम लोग पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं, जो मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ कि कैसे होगा। तो देखो, टैक्स पेबल कैसे आएगा?
आप पहले निकालो कि आपका टोटल इनकम प्लस एग्रीकल्चरल इनकम कितना है, टोटल इनकम प्लस एग्री इनकम कितना है। तो 645,000 प्लस 170,000, तो 645 प्लस 170 इज़ 8,15,000। अब इसके ऊपर आप टैक्स निकालो। देखो हम लोगों ने 115 BSc ऑप्ट कर लिया है, ऑप्ट आउट कर लिया है, और एज है 68 ईयर्स। तो बेसिक एग्जामेशन लिमिट क्या हो गई, 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपीज़ अगर बेसिक एग्जामेशन लिमिट हो गई तो 3 लाख से 5 लाख 5% विच इज़ 10,000 प्लस 5 लाख से लेकर के 8,15,000 यानी कि 3,15,000 के ऊपर 20% विच इज़ 63,000। तो यानी कि टोटल इनकम के ऊपर टैक्स आ गई 73,000। लेकिन अब आपको हटाना है एग्री इनकम के ऊपर टैक्स। तो देखो वो आप कैसे हटाओगे, आप बेसिक एग्जामेशन प्लस एग्री इनकम करोगे विच इज़ हाउ मच, 3 लाख प्लस 1.7 लाख, यानी कि 4.7 लाख के ऊपर आपकी टैक्स कितनी बनती। तो देखो 4.7 लाख के ऊपर टैक्स कितनी बनती, 1,70,000 का 5% विच इज़ 8,500। यू आर विथ मी। अब देखो 8,500 अगर मैं इससे हटा दूं तो आपका कितना आ जाएगा, 73,000 में से 8,500 मैंने हटा दिया विच इज़ 64,500। अब सुनना, 64,500 अगर मैंने टैक्स ले लिया है तो इसके ऊपर मेरा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा 4% का विच इज़ हाउ मच, 67,080 रुपीज़। ये मेरी क्या आ गई, ये आ गई मेरी टैक्स लाइबिलिटी इन द केस ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ 115 BSc। अब अगर 115 BSc में ही मिस्टर मुकुल रह जाए तब क्या होगा, तब सुनना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या चेंज होगी। तो यहाँ पर आप प्लीज़ कंफ्यूज मत कर जाना, ये हाउस प्रॉपर्टी जो है इन्होंने लेट आउट की है। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर 24B के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। जो 24B के इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर मिलता है। तो हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन एकदम सेम रहेगा, यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अभी भी आपकी 3,05,000 हो जाएगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर कुछ चेंज होगा तो प्लीज़ गौर से सुनना, सब कुछ सेम रहेगा, एक चीज़ ऐड हो जाएगी और वो रीज़न क्या है, 1017 का जो अलावेंस है ये 115 BSc में नहीं मिलता है। 115 BSc के अंदर जो आपके अलावेंसेस और डिडक्शंस ऐड बैक हो जाते हैं, वापस खींच लिए जाते हैं, उनमें 1017 भी है। यानी कि यहाँ पर जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बनेगा वो वहाँ का 3,40,000 तो बनेगा ही, प्लस जो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस थी इनके केस में विच वॉज हाउ मच, 25,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स विच इज़ 3 लाख रुपीज़। तो यानी कि 6,40,000 आ जाएगा। और अब देखो आपका टोटल इनकम कितना हो गया, 9,45,000। टोटल इनकम अगर 9,45,000 हो गया है और इसके ऊपर अगर मैं टैक्स निकालने जाऊं तो आपका मेरे को एग्री इनकम ऐड करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। अगर मैं 9,45,000 के ऊपर 1,70,000 का टैक्स भी ऐड करता हूँ तो मेरा टोटल इनकम कितना बनता है, 1,70,000 का एग्रीकल्चरल इनकम ऐड करता हूँ तो 11,15,000 बनता है। नाउ रेसिडेंट इंडिविजुअल 115 BSc इनकम अप टू 12 लाख रिबेट के लिए क्वालिफाई कर जाता है, यानी कि यहाँ पर कोई टैक्स लाइबिलिटी इनकी नहीं बनेगी बिकॉज रिबेट मिल जाएगा ना, अप टू 12 लाख है। तो हम लोगों को अब पार्शियल इंटीग्रेशन और उसको करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर मिस्टर मुकुल ने 115 BSc ले लिया तो उनको टैक्स नहीं लगेगा। आपके लिए की टेक अवेज क्या है, की टेक अवेज यही है कि प्लीज़ याद रखिएगा 115 BSc अगर आपने ऑप्ट किया तो 1017 का अलावेंस नहीं मिलता है। MP MLA के लिए डेली अलावेंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस ही खाली एग्जेम्प्ट होते हैं, बाकी सारे अलावेंसेज एंड पेज टैक्सेबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्टोरल ट्रस्ट के लिए कंडीशंस क्या है, कम से कम 95% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल डोनेशंस आपने डोनेट किया है। डिस्ट्रीब्यूटेबल डोनेशन क्या होता है, डोनेशन रिसीव्ड इन करेंट ईयर प्लस ब्रॉट फॉरवर्ड सरप्लस माइनस स्पेंड विद इन द लिमिट। पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या है, PGBP की इनकम हमेशा टैक्स होगी, बाकी सारे इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएंगे अगर जो 6 कंडीशंस है वो आपने मीट कर लिए हैं। तो इंस्टीट्यूट दोनों व्यू लेता है, आप कोई भी एक व्यू ले लो। प्रेफरेबल व्यू ये रहता है कि अगर कोई भी एक कंडीशन आपकी मीट नहीं हुई तो सारे के सारे इनकम को हम टैक्स कर देंगे। छोटा सा रिवीजन वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना, अपने दोस्तों के संग शेयर करना। मिलेंगे एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।